मैं घर से ही काम करता हूँ, एक फ्रीलांसर के तौर पर, जहाँ मैं बिल्डिंग्स के 3D डिज़ाइन बनाता हूँ। डेडलाइन वो हमेशा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रही है, जैसे कोई परछाई जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। उस रात भी मैं अपने सिस्टम पर बैठा था, ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर में एक नई स्ट्रक्चर तैयार कर रहा था। स्क्रीन पर धीरे धीरे वो इमारत आकार ले रही थी और बाहर पूरी दुनिया जैसे खामोश हो चुकी थी। रात के ठीक 12 बज चुके थे। घर में गहरा सन्नाटा था, बस कंप्यूटर की हल्की सी आवाज़। मेरी पत्नी अन्ना ऊपर वाले कमरे में सो रही थी। उसे सुबह जल्दी उठना था। तभी अचानक उस खामोशी को चीरती हुई डोरबेल बजी। टिंग टोंग। मेरी नज़र घड़ी पर गई। ठीक 3 बजे। दिल एकदम से ज़ोर से धड़कने लगा। पहला ख्याल जो दिमाग में आया वो अजीब था, बेवकूफ़ी भरा। अन्ना दरवाज़ा खोलेगी, पर अगले ही पल मुझे एहसास हुआ वो तो गहरी नींद में है। और तभी एक अजीब सा डर, एक बेचैनी मेरे अंदर फैलने लगी। नहीं, मैं उसे दरवाजे तक नहीं जाने दे सकता। मैंने कुर्सी पीछे खिसकाई। वो हल्की सी चीख जैसी आवाज़ करते हुए पीछे गई और उस सन्नाटे में वो आवाज़ और भी तेज़ लग रही थी। मैं हॉल की तरफ बढ़ा और तभी मैंने उसे देखा। अन्ना सीढ़ियों पर खड़ी थी, आधी नींद में, अपनी आंखें मलती हुई। क्या हुआ? उसने नींद भरी आवाज़ में पूछा। वहीं रुको, मैंने धीरे से कहा, अपनी आवाज़ को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए, लेकिन अंदर से मेरा दिल घबराहट से भर चुका था। मैं देखता हूँ। मेरी सारी सेंसेस अलर्ट हो चुकी थी। दरवाजे के पास हल्की पीली लाइट जल रही थी, जो खिड़की से बाहर भी झलक रही थी। मैंने पीप होल से बाहर देखा। कोई नहीं था। एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कुछ गलत है। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, जो हल्का सा कांप रहा था। मैं खुद ही हल्का सा हंसा। शायद किसी बच्चे की शरारत होगी, पर अंदर से मैं जानता था मैं खुद को बहला रहा हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला। ठंडी हवा सीधे चेहरे से टकराई। मैं बाहर निकला, इधर उधर देखा। सड़क खाली थी, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान। बस एक अजीब सा खामोश माहौल, जैसे पूरा इलाका सो चुका हो या फिर जाग रहा हो किसी और वजह से। हेलो, मैंने बहुत धीमी आवाज़ में पुकारा। कोई जवाब नहीं। मैं वापस दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र नीचे गई। दरवाजे के ठीक सामने डोरमैट के बीच में एक सफ़ेद रंग की रबर की गेंद पड़ी थी, टेनिस बॉल से थोड़ी बड़ी। ऐसी गेंद जिससे बच्चे खेलते हैं। पहला ख्याल आया, इसे पड़ोसी के घर फेंक देता हूँ। उनके बच्चे अक्सर खिलौने खो देते हैं। लेकिन फिर दिमाग में एक सवाल उठा, अभी 3 बजे कौन खेल रहा होगा? मैं झुका और उसे हाथ में उठाया। वो ठंडी थी और अजीब तरह से सही नहीं लग रही थी, जैसे उसकी मौजूदगी ही गलत हो। फिर भी मैं उसे उठाकर अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अन्ना नीचे बैठी थी, आंखें आधी बंद। कौन था? उसने जम्हाई लेते हुए पूछा। कोई नहीं, बस एक गेंद, मैंने उसे दिखाते हुए कहा। शायद पड़ोसी के बच्चों की होगी। उसने बस सिर हिलाया। तुम वापस सोने आ रहे हो? हाँ, थोड़ी देर में, मैंने कहा। बस काम ख़त्म करना है। वो वापस ऊपर चली गई। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा। गेंद अब भी मेरे हाथ में थी। अजीब, बहुत अजीब लग रही थी। मैंने उसे हॉल की छोटी टेबल पर रख दिया और वापस अपने काम पर चला गया। शायद 1 घंटा बीत गया। मैं अपना काम चेक कर रहा था। फाइनल रेंडर के लिए एक्सपोर्ट करने ही वाला था कि तभी एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत हल्की, फिर थोड़ी साफ। एक बच्चे के रोने की आवाज़। मेरा खून जैसे जम गया। उंगलियां कीबोर्ड पर ही रुक गईं। घर फिर से खामोश था, सिर्फ कंप्यूटर के फ़ैन की आवाज़। लेकिन मैंने वो रोना सुना था। वो असली था, धीमा, दर्द भरा, एक मासूम बच्चे की आवाज़। मेरा दिल सीने से टकरा रहा था और तभी मेरे दिमाग में उस गेंद की तस्वीर उभरी। एक ठंडी सिहरन मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं कुछ सेकंड तक वहीं जड़ हो गया, फिर धीरे से उठा, हॉल की तरफ बढ़ा। मेरी नज़र सीधे उस टेबल पर गई। गेंद गायब थी। अन्ना, मैंने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। और तभी ऊपर बेडरूम से फिर वही रोने की आवाज़ आई, इस बार और साफ और ज़्यादा डरावनी। मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ा और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। कमरा खाली था, बिस्तर बिखरा हुआ, जैसे कोई अभी अभी उठा हो।
मैं कुछ समझ पाता, उससे पहले फिर वही आवाज़, इस बार नीचे हॉल से। मेरा दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। मैं धीरे धीरे नीचे उतरा। हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, मेरी नज़र फिर उसी टेबल पर गई और गेंद वहीं थी, ठीक उसी जगह, लेकिन अब उसका रंग पूरा काला था। मेरा सिर घूमने लगा। मैंने उसे उठाया। अब वो भारी लग रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ हो। तभी पीछे से हल्के कदमों की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा, अन्ना खड़ी थी, मुझे देख रही थी। क्या हुआ? उसने पूछा। मैं सब कुछ बताना चाहता था। रोने की आवाज़, गायब होती गेंद, खाली कमरा, लेकिन मेरे शब्द जैसे कहीं खो गए थे। मैं चुप रहा। वो नीचे आई, जम्हाई लेते हुए। सोने आ रहे हो? उसी सवाल के साथ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने उसे देखा, फिर अपने हाथ में पकड़ी उस काली गेंद को और फिर धीरे से कहा, हाँ। हम दोनों ऊपर चले गए। मैंने गेंद को अपने बेड साइड टेबल पर रख दिया। अन्ना कुछ ही पलों में सो गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। कुछ देर बाद नीचे से एक तेज़ चीख जैसी आवाज़ आई, जैसे मुख्य दरवाजे से। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैं धीरे से उठा और खिड़की से बाहर झांका। वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल काले और सफ़ेद, चेहरे पर बिखरे हुए। मेरे अंदर अचानक हिम्मत आई। ये मेरा घर है। मैंने फ़ोन उठाया, पुलिस को कॉल करते हुए नीचे भागा। दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था। फिर मैंने उसे देखा, लॉन के किनारे, झाड़ियों के पास। ए, मैंने चिल्लाया। वो मुड़ी भी नहीं, बस अंधेरे में चलते हुए गायब हो गई। मैं उसके पीछे नहीं गया। वो बहुत लंबी थी, कम से कम 6 फीट से भी ज़्यादा, और मैं सिर्फ 5 फुट 6 इंच। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। मैंने उन्हें सिर्फ उस औरत के बारे में बताया। उन्होंने पूरे इलाके की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला, सिवाय एक चीज़ के। मेरे दरवाजे पर एक ताज़ा बना हुआ लाल निशान, 4 मुड़े हुए तीर, उल्टी दिशा में घूमते हुए, और बीच में एक ठोस गोला। मुझे आज तक नहीं पता वो औरत क्या चाहती थी। और सबसे अजीब बात, इतना सब होने के बाद भी अन्ना नहीं जागी। क्या उसने सायरन की आवाज़ नहीं सुनी? वो अब तक नीचे क्यों नहीं आई? मैं पहले एक दुकान पर काम करता था, जिसका नाम था ओहरलीज जनरल स्टोर, शेफर्ड स्टोन, वेस्ट वर्जीनिया में। वो जगह ऐसी लगती थी जैसे वक्त से भी पुरानी हो, जैसे सालों नहीं सदियों से वहीं खड़ी हो। एक ऐसी दुकान जहां आपको सब कुछ मिल जाता था, कील से लेकर लालटेन तक, राशन से लेकर शराब तक, और यहाँ तक कि पुराने ज़माने की जेब खड़ी भी। काम कोई खास नहीं था, लेकिन पैसा ठीक मिलता था, और यहाँ आने वाले लोग भी ज़्यादातर अच्छे और शरीफ होते थे। कभी कभी कोई नशे में धुत आदमी हंगामा कर देता था, जब मैं उसे रविवार को शराब बेचने से मना कर देता, लेकिन उससे ज़्यादा कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। कम से कम उस रात तक नहीं। उस रात मैं एक ऐसे आदमी से मिला जिसकी याद आज भी मेरे जिस्म में सिहरन पैदा कर देती है। वो शनिवार की रात थी, देर हो चुकी थी, बाहर की सड़कें खामोश थीं, और मैं अंदर शेल्फ ठीक कर रहा था, सामान जमा रहा था। तभी दरवाजे पर लगी घंटी बजी। मैं काउंटर के पीछे आया। जैसे ही कोई अंदर आया और जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं ठिठक गया। उसने काला जैकेट पहना हुआ था, अंदर लाल टी शर्ट। उसका जैकेट इतना सलीके से प्रेस किया हुआ था, जैसे किसी मैगजीन के कवर पर दिखने वाले किसी मॉडल या सेलिब्रिटी का हो। हमारी छोटी सी दुकान में ऐसा पहनावा बहुत अजीब था। वो करीब 40 साल का लग रहा था, लेकिन उसका स्टाइल उससे कहीं ज़्यादा जवान। लेकिन असली अजीब बात कुछ और थी। उसकी त्वचा बहुत सफ़ेद, लगभग बीमार जैसी। चेहरे की बनावट इतनी तेज़ और सख्त जैसे असली ही ना हो, और उसके बाल चांदी जैसे। साफ दिख रहा था कि रंगे हुए हैं। वो यहाँ का नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वो कहीं भी बिलोंग कर सकता है, बस यहाँ नहीं। उसने मुझसे लाइटर फ्लूइड मांगा। मैं उसे लेने गया और वापस आकर उसे देते हुए थोड़ी कैजुअल बात करने की कोशिश की। उसने बताया वो डीसी से है, बस यहाँ से गुजर रहा है। उसने ये भी इशारा किया कि वो राजनीति से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या करता है ये साफ नहीं बताया। उसकी बातें अधूरी थी और उसकी मुस्कान जैसे कोई भेड़िया जो सब कुछ जानता हो
लेकिन बताए नहीं। जब पैसे देने की बारी आई, उसने अपनी जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली, इतनी मोटी जितनी मेरी मुट्ठी। सारे नोट 100-100 के। उसने एक नोट निकाला और काउंटर पर रख दिया। मैंने उसे छुट्टे दिए और मजाक में कहा, अगर आज दुकान अच्छी ना चली होती तो मेरे पास इतने छुट्टे भी नहीं होते। लेकिन वो जरा भी नहीं हंसा। उसने अपनी जेब से एक चांदी जैसा चमकता हुआ जिबो लाइटर निकाला, इतना खूबसूरत कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और वो वहीं काउंटर पर उसमें फ्लूइड भरने लगा। मैंने सोचा वो सिगरेट जलाएगा, लेकिन जब मैंने पूछा तो उसने कहा वो स्मोक नहीं करता। जैसे ही उसने लाइटर भरना खत्म किया, कुछ बूंदें उसके हाथ पर गिर गईं और फिर उसने वो उंगली अपने होंठों तक ले जाकर उस लिक्विड को चाट लिया। मेरे शरीर में एक झटका सा लगा। मैं पीछे हट गया। एक आदमी लाइटर फ्लूइड को ऐसे पी रहा था जैसे कोई मीठी चाय हो। उसने मेरी रिएक्शन देखी और हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे मजा आ रहा हो मुझे डरता हुआ देखकर। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले दरवाजे की घंटी फिर बजी। इस बार एक लड़की अंदर आई। 14 साल से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन उसकी सबसे अजीब बात थी उसका पहनावा। उसने डेनिम स्कर्ट पहनी थी जिस पर सफेद धूल खड़े हुए थे, और उसकी शर्ट किसी छोटे बच्चे जैसी लग रही थी। उसने उस आदमी को डैडी कहकर बुलाया और पूछा, बाथरूम कहाँ है? उस आदमी ने मेरी तरफ देखा। मैंने उसे चाबी दे दी, लेकिन उसने वो चाबी सीधे लड़की को नहीं दी। उसने अपनी जेब से एक छोटा काला लेदर वॉलेट निकाला, उसमें लाइटर और चाबी रखी और सब कुछ एक साथ उसे पकड़ा दिया। लड़की बाथरूम की तरफ चली गई और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। उसी पल मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। कुछ तो बहुत गलत था। लड़की बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं लग रही थी। उसका चेहरा नरम था, बाल घुंघराले, जबकि उस आदमी का चेहरा तेज और डरावना। और जिस तरह वो डैडी कह रही थी वो भी बहुत अजीब था, ज़रूरत से ज़्यादा मासूमियत के साथ। और फिर वो वॉलेट जिसे उसने उसके साथ भेजा था, वो बात मेरे दिमाग में चुभ रही थी। मुझे अंदाज़ा था उसके अंदर क्या हो सकता है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उससे पूछा, आगे कहाँ जा रहे हो? लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें लगभग काली थीं, पतली और चुभने वाली। जब वो मुझे देखता था ऐसा लगता था जैसे वो मेरे आर पार देख रहा हो। मैं घबरा गया। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक छुपी हुई धमकी थी। उसने धीरे से कहा, ज़्यादा जिज्ञासा जान ले लेती है। वो दुकान में घूमने लगा जैसे कोई किसी पुरानी चीज़ का मुआयना कर रहा हो। मैं काम करता रहा, लेकिन मेरी नज़रें उस पर ही थीं और मैं उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था। 5 मिनट, फिर 10 मिनट। बाथरूम का दरवाज़ा बंद ही रहा। जैसे ही मैं पूछने वाला था, तभी क्लिक की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला, वो लड़की बाहर आई, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, जैसे वो आधी सोई हुई हो या किसी नशे में हो। उसने चाबी, लाइटर और वॉलेट वापस दिए। धीमी भारी आवाज़ में धन्यवाद कहा, और जब उसने फिर से डैडी कहा, मुझे पूरा यकीन हो गया वो उसका बाप नहीं था। और जब मैंने उस आदमी की नज़र उस पर देखी तो मेरा दिल घिन से भर गया। वैसी नज़र कोई आदमी किसी लड़की पर नहीं डालता, ख़ास तौर पर जिसको वो बेटी कहता हो। उस पल मैं बस चाहता था वो दोनों यहाँ से चले जाएं। हमारे यहाँ लोग सीधे टकराव नहीं करते, हम इशारों में बात समझा देते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, सफ़र सुरक्षित रहे। लेकिन मेरी आंखों में सब कुछ साफ था। उसने मुझे देखा और उसकी नज़र में एक भूख थी, ऐसी जिसने मेरे पूरे जिस्म को ठंडा कर दिया। जैसे वो सोच रहा हो कि मुझे यहीं ख़त्म कर दे या नहीं। वो काउंटर के पास आया, चाबी रखी और फिर से वही बात दोहराई, जिज्ञासा जान ले लेती है। फिर वो लड़की को लेकर बाहर चला गया और कुछ ही पलों में उनकी गाड़ी गायब हो गई। मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। पहला ख्याल था शरीफ को कॉल करूं, लेकिन क्या कहता मैं कि एक आदमी आया था एक लड़की के साथ जो उसकी बेटी लग रही थी। ये काफ़ी नहीं था। मैं वॉलेट के बारे में बता सकता था, लेकिन मुझे यकीन था उस पर कुछ भी इल्ज़ाम लगाओ वो बच निकलेगा। उसके पैसे, उसका आत्मविश्वास, उसका अंदाज, सब कुछ यही कह रहा था कि वो अछूता है। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने अपना काम पूरा किया। लेकिन उसकी बातें मेरे दिमाग में गूंजती रहीं कई दिनों तक। मैं उन्हें भूल नहीं पाया। आज भी जब मैं उसके चेहरे को याद करता हूँ
उसकी काली गहरी आंखें, तो वही लफ्ज मेरे कानों में गूंजते हैं। जिज्ञासा जान ले लेती है। सालों बाद भी वो याद मेरे साथ है। आज भी मैं उस चांदी के लाइटर की चमक देख सकता हूँ, उसकी ठंडी आवाज़ सुन सकता हूँ, और उस लड़की का चेहरा, उसकी थकी हुई आंखें, उसके बचकाने कपड़े, सब कुछ। मैं अक्सर सोचता हूँ उसका क्या हुआ होगा। क्या वो कभी उस आदमी से आज़ाद हो पाई, या फिर जिस पल उसने उसे डैडी कहा उसी पल वो खो गई थी। लेकिन सच तो ये है, मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। उस रात मैंने चुप्पी चुनी थी, और चुप्पी हमेशा इंसान के साथ रहती है, बहुत देर तक। उस लम्हे के गुजर जाने के बाद भी। मैं अपने हाई स्कूल के दिनों में एक पिज्ज़ा हट में काम करती थी। उस समय की बहुत सारी अजीब और डरावनी कहानियां हैं मेरे पास, लेकिन ये वाली सबसे ज़्यादा खौफनाक थी। हमारा पिज्ज़ा हट सिर्फ पिकअप वाला था, मतलब लोग ऑर्डर देकर खाना ले जाते थे, बैठने की जगह नहीं थी, और दुकान का सेटअप भी थोड़ा अजीब था। सामने का काउंटर और पीछे का किचन, दोनों के बीच एक दीवार थी। अगर तुम सामने खड़े हो तो तुम लगभग अकेले ही हो। दुकान अटलांटिक सिटी के एक सुनसान से शॉपिंग सेंटर में थी, जहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, और सच कहूँ तो वहाँ आने वाले लोग भी थोड़े अजीब ही होते थे। किस्मत ऐसी थी कि मुझे अक्सर लेट शिफ्ट मिलती थी। ज़्यादातर वीकडेज पर रात के 10 बजे के बाद बस मैं और एक कुक होते थे। मैं सामने काउंटर पर रहती और कुक पीछे किचन में, जहाँ से उसे कुछ सुनाई भी नहीं देता था। मतलब अगर कुछ होता तो मैं अकेली थी। एक रात मैंने देखा कि एक आदमी दुकान के सामने से गुजरा। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस अपने काम में लग गई, यानी कुछ नहीं करना। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद दुकान का दरवाज़ा खुला और अंदर वही आदमी आया। वो लंबा था, लेकिन बहुत पतला, जैसे कोई हड्डियों का ढांचा हो, और उसकी आंखें, उनमें कुछ तो बहुत गलत था। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, लेकिन फिर भी मैं उठी, मुस्कुराई और उससे पूछा, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? लेकिन वो कुछ बोला ही नहीं, बस वहीं खड़ा रहा, छत की तरफ देखता हुआ और कुछ बड़बड़ाता हुआ। मैं उस वक्त सिर्फ 17 साल की थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आज होती तो शायद कहती वो नशे में था। वो अजीब सी भाषा में बड़बड़ा रहा था, जैसे कोई अनजानी जबान। और फिर अचानक वो पलटा और बिना कुछ बोले दुकान से बाहर चला गया। मैं थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, बस कोई पागल आदमी था। वैसे भी मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली थी, मैं बस मिनट गिन रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई फिर से अंदर आया है। मैंने ऊपर देखा और वो फिर वही आदमी था। इस बार वो फ़ोन अपने कान पर लगाए हुए था और फिर से बड़बड़ा रहा था। लेकिन मुझे समझ आ गया, वो किसी से बात नहीं कर रहा था। उसकी नज़रें सीधे मुझ पर थीं, बहुत तेज़, बहुत डरावनी। अब मैं सच में डरने लगी थी। वो बस मुझे घूरता रहा, तो मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? वो धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ने लगा, अब भी मुझे घूरते हुए, और फिर अचानक उसने बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ में पूछा, मेरा ऑर्डर तैयार है? मैं एक पल के लिए रुक गई, समझ नहीं आया क्या कहूँ। फिर मैंने सच बोल दिया, आपने पहले कोई ऑर्डर नहीं दिया था। उसका चेहरा अचानक बदल गया, एक डरावना, बिगड़ा हुआ सा एक्सप्रेशन, और वो झटके से काउंटर की तरफ झपटा। मैं पीछे उछल गई। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, ये आदमी ठीक नहीं है, ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अचानक ही वो रुक गया। उसने जोर से गाली दी, गॉड डैम इट। और फिर ऐसा लगा जैसे वो रोने वाला हो। उसने अपना सिर अपने हाथों में पकड़ लिया और अपने बाल खींचने लगा। अब मुझे उस पर थोड़ा तरस आने लगा। मैंने धीरे से पूछा, क्या आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? उसने तुरंत सिर उठाया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बिल्कुल खाली। और फिर भी डरावना। मैं वहीं खड़ी रही, बिल्कुल हिले बिना। डर था कि अगर मैंने कोई हरकत की तो वो भड़क जाएगा। तभी अचानक दरवाज़ा खुला, एक बड़ा सा आदमी अंदर आया। उसने उस आदमी को देखा, फिर मुझे, और तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो पागल आदमी पहले उस नए आदमी को देखने लगा, फिर मुझे, और धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जब तक वो दरवाजे के बाहर नहीं निकल गया। वो बाहर जाकर भी मुझे घूरता रहा कुछ सेकंड तक, और फिर अंधेरे में गायब हो गया। दूसरे आदमी ने मेरी तरफ देखा और पूछा,
ये क्या था अभी? मैंने बस इतना कहा। मुझे नहीं पता, शायद वो पागल था, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह हिल चुकी थी। जब मेरी शिफ्ट खत्म हुई तो मैंने एक डिलीवरी ड्राइवर से कहा कि वो मुझे बाहर तक छोड़ दे। मैं अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। फिर मैं अपनी कार में बैठी और वहां से जितनी जल्दी हो सकता था निकल गई। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा, लेकिन आज भी उसकी आंखें, उसकी वो अजीब हरकतें, सब कुछ याद है। और कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर उस वक्त वो दूसरा आदमी अंदर नहीं आता तो उस रात मेरे साथ क्या होता।